हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9th का चैप्टर 1 है। प्रोज सेक्शन का चैप्टर का नाम है टॉम सॉयर और इसके जो राइटर हैं वो हैं मार्क ट्वेन। और ये जो मार्क ट्वेन इनका नाम है, ये इनका निकनेम है, यानी पेन नेम है। इनका एक्चुअल नाम है सैम्यूल लैंग हॉर्न कैलेमेंस। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्चुअल नाम कुछ और होता है, लेकिन वो लेखन का या कुछ और काम करते हैं। बहुत से फिल्म कलाकार, फिल्म एक्टर, एक्ट्रेसेस भी ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल नाम कुछ और होता है और वो अपना स्क्रीन नेम या काम करने के लिए दूसरा नाम रखते हैं। इधर पर अगर हम ऑथर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर, तो इसमें ये लिखा हुआ है मार्क ट्वेन pseudonym of Samuel Lang Horne Clemens 1835 to 1910 was a great American writer। मार्क ट्वेन जो थे, जो इनका सूडोनिम है यानी कि उपनाम है या जो नकली नाम कह सकते हैं, असली नाम इनका दूसरा है, वो 1835 में पैदा हुए और 1910 तक ये जीवित रहे। 1910 में इनकी डेथ हुई। ये एक ग्रेट अमेरिकन राइटर थे, अमेरिका के एक ये बहुत बड़े राइटर हुए हैं। ही इज़ फेमस फॉर हिज बुक्स द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876 एंड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1884। ये दो अपनी बुक्स के वजह से काफ़ी फेमस हुई। एक थी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जो 1876 में उन्होंने लिखी, और एक थी द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जो 1884 में लिखी। His folk tales are written in a humorous vein and several travel books are also read with interest। इनकी फोक टेल्स यानी जो लोक कहानियाँ होती हैं, आपने सुना होगा, जैसे लोकगीत और लोक संगीत, लोक नृत्य वगैरह होते हैं, इसी तरह से लोक कहानियाँ भी होती हैं। तो इनकी जो लोक कहानियाँ, जो इन्होंने अमेरिका के जो विलेज लाइफ थी, जो वहाँ के ग्रामीण गांव के इलाकों की जो लाइफ थी, उसके ऊपर ये कहानियाँ लिखा करते थे। तो इनकी वो कहानियाँ और जो ट्रैवल बुक्स, जो ये यात्रा वगैरह करते थे, उस दौरान ये जो भी कुछ देखते समझते थे उसको ये लिखा करते थे, तो वो भी इनकी बड़ी लोग इंटरेस्ट से पढ़ते थे। क्लेमेंस वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 30, 1835 इन फ्लोरिडा, मिसूरी। यानी कि इनकी जो पैदाइश थी वो 30 नवंबर 1835 को हुई फ्लोरिडा, मिसूरी में, यूएस में जो राज्य हैं अलग अलग, उसमें से एक राज्य मिसूरी है और उसकी एक सिटी फ्लोरिडा में इनका जन्म हुआ। When he was 4 years old, his family moved to हैनिबल, मसूरी। और जब ये 4 साल के थे तो इनकी फैमिली मसूरी ही प्रांत के एक दूसरे शहर हैनिबल में शिफ्ट हो गई, जो कि मिसिसिपी रिवर फोर्ट था। मिसिसिपी रिवर थी वहाँ की, उसके किनारे का एक ये कस्बा था, पोर्ट उसको कहते हैं, जहाँ पर ये शिप वगैरह आते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए माल उतरता चढ़ता है। तो वो मिसिसिपी रिवर के किनारे जो एक पोर्ट हुआ करता था, वो हनीबल उसका नाम था, जहाँ पर ये शिफ्ट हो गए। वेर ही रिसीव्ड अ पब्लिक स्कूल एजुकेशन, जहाँ पे इन्होंने पब्लिक स्कूल में एजुकेशन ली। और 1862 ही बिकेम अ रिपोर्टर ऑन द टेरिटोरियल एंटरप्राइज इन वर्जीनिया सिटी। और वर्जीनिया सिटी जो नवादा स्टेट है, एक और स्टेट है, जैसे मिसूरी एक स्टेट, जैसे नवादा एक स्टेट है यूएस का, अमेरिका का, तो वहाँ की एक सिटी है वर्जीनिया, जहाँ पर ये 1862 में टेरिटोरियल एंटरप्राइज करके एक मैगजीन या अखबार जो था, उसमें ये रिपोर्टर बन गए। एंड इन 1863 बिगैन सिंगिंग हिज आर्टिकल्स विद द सूडोनिम मार्क ट्वेन। और 1863 में इन्होंने अपने आर्टिकल्स जो इनके लिखे हुए काम थे उसका इन्होंने मार्क ट्वेन के नाम से प्रचार लोगों के सामने लाए। और मिसिसिपी रिवर फ्रेज मीनिंग 2 fathoms डीप। मार्क ट्वेन का जो मतलब है वो मिसिसिपी रिवर फ्रेज, मिसिसिपी रिवर के ऊपर इनका नामकरण इन्होंने किया अपना, क्योंकि ये मिसिसिपी रिवर के किनारे जहाँ पे इन्होंने अपना बचपन गुजारा था, तो उसी हिसाब से इन्होंने अपना ये नाम रखा मार्क ट्वेन, जिसका कि मतलब था कि डबल गहराई वाला, दुगनी गहराई वाला। ये इसका नाम का मतलब इनका निकलता था। 2 fathoms डीप, फैदम्स का मतलब होता है गहराई, 2 का मतलब 2 यानी डबल।
तो much of Twain's best works was written in the 1870s and 1880s in Hartford or during the summers at Quarry Farm near Elmira, New York State. तो इनका जो ज़्यादातर रिटन वर्क था वो इनका 1870 से 1880 के बीच में हुआ हार्टफोर्ड में, और जो एक एल्मीरा नाम का स्टेट था वहाँ पर इन्होंने ये ज़्यादातर राइटिंग वर्क अपना किया है. Roughing It 1872 recounts his early adventures as a miner and journalist. The Adventures of Tom Sawyer 1876 celebrates boyhood in a town on the Mississippi River. ये 1872 में इन्होंने शुरू की और इसमें उन्होंने अपने कुछ लाइफ के जो एडवेंचर्स थे, जो उन्होंने एक माइन का मतलब होता है खदान में काम करने के तौर पे और जर्नलिस्ट का काम करने के तौर पे जो इनके एक्सपीरियंसेस थे उनको इन्होंने इस बुक में शामिल किया. और उसका जो कैरेक्टर एक टॉम सॉयर जो बनाया इन्होंने, वो एक लड़के का कैरेक्टर बनाया जो कि मिसिसिपी रिवर के किनारे एक कस्बे में रहता है. तो उस लड़के का कैरेक्टर बना के और अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस इन्होंने उसको कहानी में ढाल के कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी उसमें जोड़ के एक उसको कहानियों का एक संग्रह जैसा बनाया. बहुत सारे इंसिडेंट्स को मिला के एक उन्होंने बुक तैयार करी. वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स, ट्वेन इज जस्टली रिनाउंड एज अ ह्यूमरिस्ट, बट his literary reputation also rests on his realistic use of dialects and the vernacular, especially of the Mississippi River Valley, delineating characters and scenes of mid-19th century American life. तो जो अमेरिका के ये एक प्रमुख राइटरों में से जो एक ये रहे मार्क ट्वेन, तो वैसे तो इनको जो है ख़ास तौर पे ह्यूमरिस्ट के तौर पे याद किया जाता है. ह्यूमरिस्ट का मतलब जो मजाकिया लहजे में लिखता हो, वो उस तरह से इनको याद किया जाता है. लेकिन इनकी जो लिटरेरी रेपुटेशन यानी कि इनकी जो साहित्यिक लिखने की इनकी जो पहचान थी, वो इस मामले में भी थी कि ये एक बहुत रियलिस्टिक यूज़ डायलेक्ट्स एंड वर्निकुलर, जो लोकल बोली होती है उसको डायलेक्ट या वर्निकुलर कहते हैं. जैसे हम बुंदेलखंड में रहते हैं, यहाँ की एक अलग तरह की बोली है. भले ही हिंदी सभी लोग बोलते हैं, कानपुर वाले और लखनऊ वाले और ये सब अलग अलग जगह के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन एक बोलने का जो तरीका अलग होता है, टोन अलग होती है, उसको डायलेक्ट या वर्नैक्युलर कहते हैं. और ये मार्क ट्वेन जो थे, ये अपनी जो लेखन का काम था उसमें इस लोकल बोली को काफ़ी यूज़ करते थे, जो कि मिसिसिपी रिवर के किनारे के जो रहन सहन था उसको ये प्रदर्शित करती थी. और वो रहन सहन जो मिड-19th सेंचुरी का अमेरिकन लाइफ थी वहाँ की. मिड-19th सेंचुरी कौन सी कहलाएगी? सन 1850 के आसपास. 1800 से लेकर 1919 सेंचुरी हो गई, और मिड-19th सेंचुरी का मतलब 1850 के आसपास की जो अमेरिकन लाइफ थी, वहाँ के जो कैरेक्टर थे, वहाँ का जो रहन सहन था, वहाँ की जो बोली थी, उसको ये अपने कहानियों में और लेखन के काम में यूज़ करते थे. इस बात के लिए भी ये काफ़ी मशहूर रहे. He was a celebrity during his later years and received an honorary doctorate from Oxford University in 1907. He died in New York on April 21, 1910. तो ये क्या, he was a celebrity during his later years, जब इनके आखिरी के साल थे तो ये तब तक एक सेलिब्रिटी बन चुके थे. सेलिब्रिटी का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कुछ लोग, कि जो इंसान काफ़ी फेमस हो जाता है, लोग उसको चाहने लगते हैं, उसके फ़ैन बन जाते हैं. वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो फिल्म इंडस्ट्री से भी हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई सोशल वर्कर, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है. तो ये भी एक सेलिब्रिटी बन गए थे और इनको ऑनररी डॉक्टरेट दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1907 में. अब ऑनररी डॉक्टरेट क्या होता है? डॉक्टरेट एक डिग्री होती है. जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, लेकिन वो लोगों का इलाज नहीं करते हैं. क्योंकि एक डॉक्टर होता है जो इलाज करता है, और दूसरे जो फील्ड होती है आर्ट्स की फील्ड में, कोई पीएचडी अगर कर लेता है, पीएचडी में क्या होता है कि वहाँ एडमिशन लेके एक रिसर्च कोई किसी टॉपिक पे करता है, और फिर उसका जो रिसर्च वर्क होता है, जब वो उसकी थीसिस बना के सबमिट करता है, वो चेक होती है, और उसमें अगर कुछ ऐसी रिसर्च उसने की हुई है जो काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी उसमें
उसने जो है कुछ रिसर्च वर्क ऐसा किया हुआ है जो पहले नहीं हुआ है, और जो कुछ अच्छे लेवल पे उसने किया है, तो उसके लिए किसी भी इंसान को डॉक्टरेट मिलती है, और वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है। तो ये डॉक्टरेट कई फील्ड्स में मिलती है, म्यूज़िक के फील्ड में, हिस्ट्री या किसी भी फील्ड में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। साइंस के फील्ड में भी कुछ रिसर्च करने के लिए मिलती है, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी लोगों को ऑनरेरी डॉक्टरेट देती हैं। ऑनरेरी का मतलब होता है सम्मान के तौर पर। उनका डॉक्टरेट ऑनरेरी देने का ये मतलब होता है कि वो जिस इंसान को ऑनरेरी डॉक्टरेट दे रहे हैं उसका ये मतलब है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना काम कर लिया है एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में। कोई अगर म्यूजिशियन है उसको ऑनरेरी डॉक्टरेट दे रहे हैं, या कोई राइटर है, या कोई किसी भी फील्ड का एक ऐसा इंसान है, तो ये माना जाता है कि उसने उस फील्ड में अपनी पूरी लाइफ में इतना काम कर लिया है कि उसको किसी और रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, और उनका जो काम है वो ही अपने आप में एक ऐसी रिसर्च है जिनके लिए उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट दी जाती है। तो ये इनको मार्क ट्वेन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1907 में ऑनरेरी डॉक्टरेट दी, और अप्रैल 21 1910 में उनकी डेथ हुई। अब है अबाउट द लेसन। तो टॉम सॉयर वॉज वेरी नॉटी। ये जो लेसन जो जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि टॉम सॉयर जो है वो बहुत नॉटी, शरारती एक लड़का है। ही कुड नॉट रिमेन विदाउट मिसचीफ्स फॉर लॉन्ग। वो बिना शरारत के काफ़ी देर तक नहीं रह सकता है। थोड़ी भी देर निकलेगी और उसे कुछ ना कुछ शरारत करनी है। हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच। उसकी जो आंटी हैं वो उसको बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं, बट शी ऑलवेज वॉन्टेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचीफ्स सो दैट ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड। लेकिन वो उसको उसकी शरारतों के लिए पनिश करना चाहती हैं, सज़ा देना चाहती हैं, जिससे कि वो बिगड़ ना जाए। बट टॉम वॉज वेरी क्लेवर। सम वे और दी अदर ही एस्केप्ड द पनिशमेंट। लेकिन टॉम जो है वो क्या है, बहुत चालाक है, बहुत चतुर लड़का है, और वो कुछ ना कुछ करके सजाओं से बच जाता है। The story relates some of the innocent mischiefs of Tom Sawyer and the corrective methods adopted by his aunt. The story is full of wit and humor. तो ये जो कहानी है ये टॉम के कुछ जो मासूम सी शरारतें हैं उसके ऊपर है, और जो उसकी आंटी हैं वो सुधार करने के लिए उसका जो भी तरीके अपनाती हैं उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। और ये कहानी दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। विट का मतलब होता है अक्लमंदी, ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक या मजाकिया। तो ये जो कहानी है इसमें मजाक और अक्लमंदी दोनों की बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ ब्रैकेट में ये नोट दिया हुआ, टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। उसके टॉम्स के माता पिता नहीं है, वो अनाथ है। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप। ये उसकी जो आंटी है वो उसको पाल रही है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम बट शी इज़ स्ट्रिक्ट एज टॉम इज़ नॉटी। वो उसको बहुत पसंद तो करती है, लेकिन वो उनके साथ में, टॉम के साथ में उसकी आंटी बहुत स्ट्रिक्ट भी रहती है, क्योंकि वो टॉम क्या है, बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ्स, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा रहता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचीफ्स ही गेट्स इनटू। चलिए आगे देखते हैं कि वो किस तरह की शरारतों में रहता है। अब ये जो लेसन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ टॉम सॉयर। इसकी जो शुरुआत है उसमें ये आवाज़ कोई लगा रहा है, टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, यानी कोई ने आवाज़ लगाई और उसका कोई जवाब नहीं आया। ये आवाज़ लगाने वाला कौन है, ये है आंटी उसकी, टॉम की। वेयर कैन ही बी, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। ये कहाँ गया होगा, आंट पॉली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वो लगता यहीं कहीं होगा। शी वेंट टू द डोर, लुकड आउट इनटू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन, टॉम टॉम। यानी वो डोर के पास, दरवाजे के पास गई, उन्होंने बगीचे की तरफ देखा और फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन नो आंसर, कोई आंसर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। जो आंटी थी वो सोच विचार के उसमें मुद्रा में खड़ी हो गई, सोचते हुए खड़ी हो गई। अचानक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। शी टर्न्ड आउट राउंड क्विकली। वो तेज़ी से पीछे घूमी। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो लकड़ी की एक अलमारी होती है किचन के अंदर, जो लगी रखी रहती है, उसको कबर्ड बोलते हैं। लकड़ी की कोई भी अलमारी हो उसे कबर्ड बोलते हैं।
तो उसके कबर्ड के दरवाजे के पास टॉम खड़ा हुआ था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, और उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था, यानी उसने किचन के कबर्ड में से निकाल के जैम खाया। वॉट हैव यू बीन डूइंग आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने गुस्से से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। When Tom did not answer, she went on, और जब टॉम ने कोई आंसर नहीं दिया तो आगे बोलती चली गई। You have been stealing the jam again, तुम फिर से जैम चुरा रहे थे। Don't tell me that you haven't, और मुझे ये मत बताने की कोशिश करना कि तुम नहीं कर रहे थे ऐसा। Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? क्या मैंने तुम्हें कितने सैकड़ों बार बता चुकी हूँ कि तुम्हें ये कबर्ड के पास पास नहीं रहना है, आसपास। तुम्हें मैं सैकड़ों दफ़े बता चुकी हूँ कि तुम्हें इस कबर्ड के आसपास नहीं रहना है। Where's my stick? Aunt Polly took her stick and raised it high. She was about to strike Tom hard. उन्होंने कहा मेरी छड़ी कहाँ है, फिर उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसको ऊंचा उठाया, उसको मारने के लिए टॉम को, जैसे कि वो उसको मारने वाली हूँ बहुत कस के उस छड़ी से। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम। इतने में टॉम चिल्लाया, अरे आंटी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, दिस वॉज टॉम्स चांस, और आंट पॉली ने जैसे पीछे देखा और दिस वॉज टॉम्स चांस, और यहाँ टॉम को मौका मिल गया, ये उसके लिए एक मौका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो तेज़ी से घर के बाहर निकला। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, सून ही वॉज फार अवे, वो आगे जो घर के दरवाजे से बाहर निकल के जो उनका बाड़ा था उसकी जो फेंस लगी होती है, जैसे कि हमने देखा होगा बहुत सारे रेलवे के बंगलों में या किसी इस तरह के पुराने ज़माने के बंगलों में देखा होगा कि बंगला बना होता है, उसके चारों तरफ फेंसिंग लगी होती है, तार की भी फेंसिंग होती है, लकड़ी की भी फेंसिंग होती है, जिससे कि उस बंगले के चारों तरफ एक घेरा टाइप का बना देते हैं, जिससे बंगले के अंदर कोई जंगली जानवर इस तरह की चीज़ वो ना जा पाए। तो उस फेंस को वो पार करके, उस पर चढ़ के कूद के वो दूर निकल गया, पार करके भाग गया वहाँ से। Aunt Polly was angry, but she had to laugh. He is a bad boy, she said to herself, but I love him. He is my poor dead sister's boy, and I must look after him. I don't like to hit him, but I have to. If I don't punish him, he'll grow up lazy and wicked. Yes, I must be strict. तो वो क्या कह रही हैं, अपने आप से कह रही हैं कि पहले तो खैर जब वो चला गया इस तरह से उनको बेवकूफ़ बना के, उनको गुस्सा तो आया, लेकिन वो हंसी भी उसकी शरारतों पे, और वो कह रही हैं कि ये बहुत ही ख़राब लड़का है, वो अपने आप से कह रही हैं, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ, बट आई लव हिम। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वो मेरी जो बेचारी बहन थी जो अब नहीं है, जो अब ज़िंदा नहीं है, उसका ये बेटा है, और मुझे आई मस्ट लुक आफ्टर है, मुझे उसको ध्यान देना ही है, उसकी देख रेख करनी है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, बट आई हैव टू। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड। मुझे उसको मारना, सज़ा देना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उसको सज़ा नहीं दूंगी तो ये आलसी और शैतान होता चला जाएगा। येस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे इसके साथ सख्त रहना ही पड़ेगा। आंट पॉली साइड, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए ये चीज़ बोली। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, बट हाउ, और मुझे उसको जैम चुराने के लिए भी पनिश तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज सैटरडे एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज। तो उन्होंने कहा कि आई नो टुमारो सैटरडे, मुझे मालूम है कि कल सैटरडे यानी शनिवार है, और सैटरडे को कोई स्कूल नहीं होता है, क्योंकि विदेशों में कई जगह ऐसा होता है कि 5 दिन का स्कूल होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है। तो वहाँ भी टॉम के स्कूल में भी 2 दिन छुट्टी होती थी। तो वही आंट पॉली ने कहा कि चूँकि कल सैटरडे है, कल छुट्टी है, और द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे बट आई विल मेक टॉम वर्क, दैट विल पनिश हिम। और जो बाकी के लड़के हैं वो छुट्टी मनाएंगे, बट मैं टॉम को काम पे लगा दूंगी, ये उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला दिन क्या था, सैटरडे था। द स्कूल वॉज शट, और स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, और गांव के जो सारे लड़के थे वो बिल्कुल फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, और ये काफ़ी अच्छा दिन था, सुहावना दिन था।
द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। सूरज अच्छी तरह से निकला हुआ था, चिड़ियाँ भी सब चहचहा रही थी पेड़ों पे। द ट्रीज एंड द फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। और पेड़ और जो पेड़ों पे फूल वगैरह लगे हुए थे, फूल पत्ती, तो काफ़ी फ्रेश और लवली अच्छे लग रहे थे देखने में। टॉम ऑफ कोर्स wanted to go for swimming, all the other boys were going। और टॉम जो था वो स्विमिंग के लिए जाना चाहता था और बाकी के जो लड़के थे वो भी जा रहे थे। फिर अगला जो इसका पार्ट है उसमें बताया गया है, यहाँ प्लानिंग तो कर रहा था लेकिन उसकी आंटी ने तो उसको सज़ा देने का प्लान बना रखा था और उसको जब सज़ा के लिए बोला गया होगा उसने आंटी ने उसको जाने नहीं दिया और उसको सज़ा के तौर पे बोल दिया। Tom came sadly out of the house. In one hand he held a long brush, in the other he carried a bucket which was full of whitewash। जब टॉम बिल्कुल दुखी मन से घर से बाहर निकला तो उसके एक हाथ में एक बड़ा सा ब्रश था और दूसरे हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें कि चूना भरा हुआ था। His aunt was making him whitewash the fence। उसकी आंटी ने उसको बोला था कि जो घर के बाहर का फेंस था, लकड़ी की जो पूरी बाड़ थी, उसके ऊपर पुताई करने के लिए। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, हाउ हाई इट इज़। टॉम ने दुखी मन से उस फेंस की तरफ देखा और बोला हाउ हाई इट इज़, कितना ये ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, और कितना लंबाई इसकी, कितना लंबा और ऊंचा है ये। ही थॉट, उसने सोचा, इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। और वाकई में जो फेंस था उसकी जो ऊंचाई थी वो 9 फीट थी और लेंथ थी 30 यार्ड्स। और 30 यार्ड्स का मतलब कितने फीट हुआ? आपको मालूम होना चाहिए कि एक यार्ड में कितने फीट होते हैं। शायद आप में से किसी को याद हो, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। इस तरह से 30 यार्ड्स का मतलब हो गया 90 फीट। तो ये जो फेंस था वो 9 फीट ऊंचा था और 90 फीट उसकी लंबाई थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। He drew it slowly across the fence. It made a very small white mark. Tom tried again. Another very small white mark. Tom sat down and sighed heavily. टॉम ने क्या किया, जब उसने ये सब देखा, इतना लंबा चौड़ा फेंस है, उसने ब्रश को जो था उसको वाइट वॉश में जो वो लिए हुए था पुताई करने का चूना या जो भी पेंट समझ लो, उसमें उसने ब्रश को डुबोया और धीरे से उसने फेंस के ऊपर ब्रश को चला के देखा। एक बार चलाया तो बड़ा छोटा सा निशान बना, फिर दूसरी बार चलाया फिर एक और छोटा सा निशान बन गया और टॉम वहाँ पर बैठ गया गहरी सांस लेके उदास मन से। He took out all the things that he had in his pockets. He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys। अब उसने क्या करा, उसने अपनी जेब में से जो जो चीज़ें उसके पास थी वो जेब में से निकाली। उसके पास क्या था, कुछ मार्बल्स यानी कंचे थे उसके पास, कांच के जो कंचे गोल होते हैं, गोलियां कांच की जिनसे बच्चे कंचे खेलते हैं, वो थे उसके पास कुछ। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ डोरियों के ऐसे टुकड़े थे और 2 या 3 टूटे फूटे खिलौने थे। ये वो जेब में रखे हुए था। आप लोग को मालूम ही होगा कि, और जब आप लोग भी कुछ इस उम्र में रहे होंगे तो आप लोग के भी इस तरह का शौक़ या कुछ रहा होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आज आपको लगता है कि किसी काम की नहीं है, लेकिन जब बचपन में बच्चे उसी से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो काम की हो या ना हो, जो अच्छी लगती है उन्हें वो चीज़ वो अपने पास रखते हैं और एक दूसरे को ऐसा लगता है कि दूसरे के किसी के पास कोई चीज़ है तो वो भले ही काम की नहीं है, वो सोचते हैं मिल जाए हमको, तो कभी कभी वो एक दूसरे का कुछ काम भी कर देते हैं इन चीज़ों के बदले। तो यही टॉम ने सोचा कि उसके पास जो जेब में चीज़ें थीं वो ये सोच रहा था कि क्या इन चीज़ों के बदले में कोई ऐसा हो सकता है कि किसी से वो ये काम करा ले। और जो चीज़ें उसकी जेब में से निकली वो कुछ कंचे थे, कुछ डोरियाँ थी, 2-3 टूटे फूटे खिलौने थे। और वो जब निकाल के उसने देखा फिर उसने कहा, नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट। फिर उसने सोचा कि इन चीज़ों के लिए तो कोई वाइट वॉश करेगा नहीं, क्योंकि उसको ये लगा कि वाइट वॉश जो काम है वो तो काफ़ी मेहनत का है और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इनके लिए कोई दूसरा लड़का वाइट वॉश करने के लिए तैयार हो जाए और टॉम बच जाए। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ ना कोई अच्छा और दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। उसने सोचा। ही थॉट एंड थॉट,
Soon he had an idea. और जल्दी ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया. He picked up his brush again and began working hard. उसने बस अपना ब्रश उठाया और मेहनत से काम करना उसने शुरू कर दिया, यानी फैंस को पोतना शुरू कर दिया. और बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट. एक जो लड़का था जो उसके साथ का उसका पढ़ने वाला एक बच्चा था जिसका नाम था बेन रॉजर्स, वो सामने से चला आ रहा था. टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम. टॉम ने ऐसा बहाना बनाया जैसे उसने उसको बेन को देखा ही नहीं है. ही वर्कड हार्डर देन एवर. और वो और ज़्यादा मेहनत से अपने काम में लग गया. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. वो एक सेब खा रहा था. बेन जो चला आ रहा था लड़का उसका दोस्त. ही लुक्ड वेरी हैप्पी. और काफ़ी खुश लग रहा था. ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन. He was giving orders in a loud voice and the ship was obeying them. वो क्या कर रहा था, जो बेन चला आ रहा था वो बड़ा खुश सेब खाता हुआ चला आ रहा था, खुश था. और वो इस तरह की एक्टिंग करता हुआ चला आ रहा था जैसे आपको मालूम होगा कई बच्चे कोई मोटरसाइकिल बन के कभी यहाँ वहाँ भागते हैं मोटरसाइकिल की मुंह से आवाज़ निकाल के, और ये एक तरीके से एक्टिंग जैसी करते हैं जैसे कि वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं. इसी तरह से जो बेन था वो किस चीज़ की एक्टिंग कर रहा था. ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप. वो एक बड़ी पानी के जहाज़ की एक्टिंग करता हुआ आ रहा था और मुंह से कुछ ऑर्डर्स ऐसे जो दिए जाते हैं शिप के अंदर वहाँ के काम करने वालों को, जैसे रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है, ऐसे ही एयरपोर्ट पे सब जगह अनाउंसमेंट होता है, तो शिप में भी होता है. तो इस तरह के अनाउंसमेंट जैसी बातें बोल रहा था और इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि वो जो ऑर्डर्स दे रहे हैं उसको माना जा रहा है शिप में. जैसे कि मान लो अगर कोई ये ऑर्डर दे कि भाई इस शिप को तेज़ चलाना है, शिप को धीमे चलाना है, या इसको यहाँ मोड़ना वहाँ मोड़ना, तो वो इस तरह के ऑर्डर्स भी दे रहा था और अपनी एक्टिंग भी ऐसी कर रहा था कि जैसे वो शिप को जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो शिप में उन ऑर्डर्स के हिसाब से ही शिप चल रही है. अब वो जब उसके पास वहाँ पास में आ गया, ही केम अप टू टॉम, ही रब्ड हिज आइज़. यानी वो टॉम के पास आया तो उसको यकीन नहीं हुआ कि ये टॉम क्या कर रहा है, तो उसने अपनी आंखें मली. वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग. उसने कहा क्यों टॉम, और वो बड़े सरप्राइज होकर बोला कि तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग. टॉम सेड नथिंग. ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग. ही लुक वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क. टॉम ने क्या करा, टॉम ने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में लगा रहा और वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो अपने काम में बहुत ही इंटरेस्टेड है. टॉम यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड. बैन ने फिर से कहा कि टॉम तुम काम कर रहे हो. तब जाके फिर टॉम ने कहा ओ इट्स यू बैन, आई डिडंट नोटिस यू. उसने कहा अरे ये तुम हो बैन, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया. जबकि अपन हम जो स्टोरी पढ़ चुके हैं अब तक हमें मालूम है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था. वो उसको पता था कि बैन आ रहा है लेकिन वो बहाने बना रहा था. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, यू डोंट वांट टू कम डू यू, यू लाइक वर्किंग डोंट यू. उसने कहा बैन ने कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तो तैरने जा रहा हूँ. यू डोंट वांट टू कम डू यू, तुम नहीं आना चाह रहे, क्या तुम आना चाहते हो, लेकिन लगता है कि तुम तो यू आर लाइक वर्किंग, यू लाइक वर्किंग डोंट यू. और ऐसा लग रहा है तुम तो काम करने में ज़्यादा तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हें तो आना नहीं है. ये उसका मतलब था कहने का. दिस इज़ंट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग. टॉम ने क्या कहा, अरे ये कोई काम थोड़ी है, चुपचाप से उसने कहा. मज़े ले लेके वो शो कर रहा था जैसे उसे मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में, और वो उसका ध्यान ही किसी और चीज़ पे नहीं है. वो तो अपने काम में पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, मस्त है काम में. और उसने टॉम से कहा कि अरे ये कोई काम थोड़ी है, और वो अपने काम में लगा रहा. तो नॉट वर्क, बैन एक्सक्लेम्ड. बैन ने चौंक के कहा कि क्या ये काम नहीं है. ओ नो आई लाइक इट. टॉम ने कहा कि अरे नहीं, ये तो मुझे तो ये बहुत पसंद है. वाइट वॉशिंग इज़ फन, वाइट वॉशिंग में तो बड़ा मज़ा आता है, पुताई करने में तो बड़ा मज़ा आता है. यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू. और उसने कहा कि तुमने कभी तो पुताई की नहीं होगी, वाइट वॉश तो किया नहीं होगा फेंस को, क्या तुमने किया कभी. तो बैन ने क्या जवाब दिया, वेल नो आई हैवंट, कि नहीं मैंने तो नहीं किया. फॉर अ टाइम बैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम. टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम. At his, all his attention was given to his work. At last Ben said, "Let me whitewash a little." अब क्या हुआ कि जो बेन है वो वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा, और टॉम
टॉम ने क्या किया कि टॉम बिल्कुल अपने काम में लगा था, बिल्कुल कोई उसने ध्यान ही नहीं दिया बेन के ऊपर, और वो पूरा ध्यान उसका अपने काम पे था। अब थोड़ी देर के बाद आखिरकार बेन ने कहा कि मुझे भी थोड़ा करने दो ज़रा। तो क्या बोला टॉम, ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। उसने क्या किया, अरे नहीं नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस फेंस को बड़े ऐसे पोतने जा रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि ये बहुत अच्छा दिखे। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंटी को वायदा किया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा इसमें मज़ा बहुत आ रहा है। अब बैन ने क्या कहा, लेट मी डू जस्ट लिटिल, बेग्ड बैन, बेग का मतलब गिड़गिड़ाना, भीख मांगना। तो वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, भीख मांगते हुए, कि मुझे भी थोड़ा सा करने दो ना, जैसे बच्चे आपस में कहते हैं। नो आई एम सॉरी बैन, उसने कहा कि नहीं बैन, आई एम सॉरी बट आई कांट, मैं नहीं ऐसा कर सकता, तुम्हें करने नहीं दे सकता। आंट पॉली सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट पॉली ने कहा कि ये मुझे ही करना है। इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, और अगर तुम करोगे तो तुम इसमें कुछ गलती कर दोगे, यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, और तुम सब बर्बाद कर दोगे जो मैंने काम अभी तक किया है। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अब ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। यानी उसने ये कहा है कि अभी तक देखो मैं कितने अच्छे तरह से काम कर रहा हूँ, तुम करोगे तो बिगाड़ दोगे, और तुम्हें मज़े के लिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा मेरा। अब बेन ने क्या कहा, आई शेंट बी मेक अ मिस्टेक, आई शेंट मेक अ मिस्टेक, शेंट का मतलब शेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये। आई विल बी केयरफुल, यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ध्यान रखूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा ये सेब ले लो, अगर तुम ये मुझे काम करने दोगे तो मैं तुम्हें ये सेब दे दूँगा। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, बेन वर्कड हार्ड, he soon grew hot, but he went on working. Tom sat there watching and eating Ben's apple. तो टॉम ने क्या किया, बड़े धीरे से और बेमन से उसने ये शो किया कि जैसे उसका मन नहीं है, लेकिन फिर टॉम ने बेन को ब्रश दे दिया काम करने के लिए, और बेन ने बड़ी मेहनत से काम किया, और काफ़ी थोड़ी देर में वो काफ़ी गर्मी भी उसको लगने लगी, लेकिन ये वो करता रहा क्योंकि उसको भी मज़ा आ रहा था बेन को। और टॉम क्या कर रहा था, टॉम सेट देयर, वहाँ पे एक तरफ बैठ गया वो, उसको देख रहा था बेन को काम करते हुए, और बेन का एप्पल टॉम खा रहा था, बेन का एप्पल खाता जा रहा था और उसको काम करते हुए देखता जा रहा था। वेन बेल हैड डन इनफ अदर बॉयज़ केम अलोंग, और जब बेन ने काफ़ी काम कर लिया था तब और लड़के भी आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बेन हैड डन, सबसे पहले एट फर्स्ट तो सबसे पहले तो वो बेन के ऊपर, टॉम के और बेन के ऊपर हंसे, जैसे पहले बेन टॉम के ऊपर हंस रहा था ऐसे ही वो लड़के भी हंसे। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फैंस, लेकिन थोड़ी देर में वो सब भी वाइट वॉशिंग करते नज़र आ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो टॉम ने बेन के साथ किया था कि बेन ने जब हंसी उड़ाई, लेकिन टॉम ने बेन को किस तरीके से बताया कि अरे ये तो बड़ा मज़ेदार काम है और तुमने तो कभी किया ही नहीं है, तो तुम्हें क्या पता इसमें कितना मज़ा आता है, ये वो। ऐसे ही उसने बाकी लड़कों के साथ भी उनको भी कहा, और बाकी लड़के भी ललचा गए, और सारे लोग उस काम में लग गए बारी बारी से। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, और ये भी है कि जैसे बेन ने उसको अपना एप्पल दिया था टॉम को, तो बाकी लड़कों को भी कुछ ना कुछ देना पड़ा टॉम को, तभी उसने ये काम बाकी लड़कों को करने दिया। दे गेव हिम द बेस्ट थिंग्स, 12 marbles, a tin soldier, a key, a dog's collar, the handle of a knife and 4 pieces of orange. तो बाकी लड़कों ने भी टॉम को बहुत सारी चीज़ें दी अपनी, जिनके बदले में टॉम ने उनको ये काम करने को दिया। और वो सब चीज़ें क्या थी, 12 मार्बल्स यानी कि 12 कंचे, और टिन सोल्जर एक टीन का जो है सैनिक, और की एक कोई चाबी थी, डॉग्स कॉलर गले का पट्टा था कुत्ते का, एक हैंडल था नाइफ का, चाकू का टूटा हुआ हत्था, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे की 4 फांकें। ये सब उसको मिला बाकी लड़कों से, जो वो लड़कों के पास चीज़ें थी। टॉम हैड एन ईजी टाइम, और टॉम ने को तो बड़े आराम से वक्त उसने बिताया। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फैंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। टॉम का टाइम पूरा आराम से गुजरा, उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन सारे लड़कों ने जो काम किया तो जल्दी ही जो फेंस था वो 3 बार पुत चुका था, 3 बार बच्चे उसको
पहुंच चुके थे, इतना उनको मज़ा आ रहा था कि सबने बारी बारी से जब काम किया तो पूरे फैंस की पुताई 3 बार हो चुकी थी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। और नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ हियर ऑफ दिस स्टोरी। द नेम ऑफ दिस सेकेंड पार्ट इज़ न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। तो जो इसका नाम है कि टॉम के लिए एक नई दवाई। अब दवाई का मतलब है कि बीमार को दवाई दी जाती है, तो समझ लो कि टॉम के लिए दवाई है। तो क्या टॉम बीमार हुआ हुआ है? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू। टॉम क्या था, वो उसको कुछ तबीयत उसकी ठीक नहीं लग रही थी, वो उस तरह से सो नहीं पा रहा था जैसे वो सोता था, और वैसे खा नहीं पा रहा था जैसे खाता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, समटाइम्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड। और वो क्या कर रहा था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। अक्सर क्या होता था कि पढ़ाई से उसका तो मन लगता नहीं था और स्कूल जाना नहीं चाहता था, स्कूल से भागने की सोचती थी, लेकिन अभी उसका मन स्कूल से भागने का भी नहीं कर रहा था। समटाइम्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, और उसका कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि उसका खेलने का भी मन नहीं कर रहा था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वो परेशान था और दुखी टाइप का था। दिस द बॉय इज़ इल, आंट पॉली थॉट, आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। जब आंट पॉली ने उसकी हालत देखी तो उन्होंने ये सोचा, ये कहा कि ज़रूर ये लड़का बीमार है और आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, और मुझे इसको कुछ ना कुछ दवाई देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। आंट पॉली जो थी वो काफ़ी सब तरह की दवाइयों की बड़ी शौकीन थी। वो शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, और उनके पास इस विषय को, दवाइयों के ऊपर काफ़ी बुक्स भी थी। द न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, व्हेन अ बॉय वॉज इल ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर एवरी डे। और जो एक उनका नया नुस्खा मिला हुआ था उन किताबों से, वो ये था कि जब कोई लड़का बीमार हो जाए तो उसको रोज़ ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। और हर सुबह क्या किया उन्होंने, टॉम को बाहर, घर के बाहर जो ये बाड़ा था उनका, वहाँ खड़ा करके और वो उसको नहलाती थी। एंड शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, वो उसको खड़ा कर देती थी और बर्फ़ की तरह ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देती थी। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन द बेड। और उसके बाद वो क्या करती थी, एक गीली चादर उसके ऊपर लपेट देती थी और उसको पलंग पर लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, इससे टॉम की कोई तबीयत ठीक नहीं हुई। ही गॉट वर्स, बल्कि और बेकार हो गई, और वो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया। अब आंट पॉली ने क्या किया, उन्होंने एक दूसरा नया आइडिया सोचा। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब उन्होंने ठंडे के बजाय गर्म पानी उसके ऊपर डालना शुरू किया, उसी ढंग से खड़ा करके और उसके ऊपर गर्म पानी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम ईदर, लेकिन टॉम को इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, और इसी समय उनको एक नई दवाई के बारे में पता चला। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, जिसका नाम था पेन किलर। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, और इस दवाई का जो टेस्ट था वो फायर की तरह, आग की तरह था। अब आप लोगों ने जैसे बहुत सारी दवाइयाँ आप लोगों ने भी खाई होंगी या और चीज़ें भी खाई होंगी, तो कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बड़ी तेज़ी होती हैं, मुंह में रखते ही साथ पूरे मुंह में आग जैसी है, झंझनाहट, या जैसे पेपरमेंट होती है या कड़वाहट जिस चीज़ में होती है, तो पूरा मुंह एकदम से तेज़ी वाले टेस्ट से भर जाता है। तो उसको ये कहा जा रहा है कि इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, और आंट पॉली ने क्या किया कि बस सीधा उसको, टॉम को उसको पिलाने लगी। वो 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, हर बार खाना खाने के बाद 3 चम्मच उसको पिलाना शुरू कर दिया, लेना थे उसको। टॉम हेटेड इट, और जबकि टॉम को उससे नफरत थी, उसको चिढ़ थी, उसका टेस्ट इतना ख़राब था कि वो पीना नहीं चाहता था। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole in the floor. और जब कभी भी ऐसा होता था कि उसकी आंटी वहाँ नहीं देख रही होती थी, तो वो जो दवाई था वो पीने की बजाय नीचे फर्श में कहीं भी किसी छेद में या नाली वगैरह में डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन, और टॉम यही सब करता रहता था। एक बार ये जब दवाई इसी तरह से डाल रहा था नीचे, तो
एकदम वो बिल्ली आई वहाँ पर जो उनके घर में पली हुई थी। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। टॉम ने क्या करा कि वो उस बिल्ली के मुंह में कुछ दवाई उसने डाल दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। और क्या हुआ कि बिल्ली अचानक जोर की उछली हवा में और वो एक डांस जैसा करने लगी अपने पिछले पैरों पे खड़े होके। इट रश्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इट्स इन इट्स पाथ। और वो क्या करने लगी, भागने लगी इधर उधर कमरे में, और उसके बीच में जो भी चीज़ें आई वो तोड़ते फोड़ते वो भागती जा रही थी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड। और वो ऐसे भाग रही थी जैसे वो पागल हो गई है। और टॉम क्या कर रहा था, टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम तो बस हंसे जा रहा था और हंसे चले जा रहा था। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टिली। आंट पॉली हर्ड द नॉइस एंड केम रशिंग इन। और ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हो रहा था कि वो इस तरीके से खुले दिल से हंस पा रहा था। आंट पॉली ने, उसकी जो आंटी थी आंट पॉली, उन्होंने ये आवाज़ सुनी और वो बिल्कुल तेज़ी से कमरे में आई। व्हाट इज़ द मैटर, उन्होंने पूछा क्या बात है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम कुछ बोल ही नहीं पा रहा था हंसने की वजह से। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड। आखिर में उसने बिल्ली की तरफ इशारा करा और कहा, देखो, लुक एट दैट कैट, देखो देखो उस बिल्ली को देखो। व्हाट इज़ द मैटर विद इट, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। आंटी ने पूछा कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम लगता है इसको दवाई दे रहे थे, तुम इसको दवाई देते आ रहे थे क्या, जो दवाई तुम्हारी थी वो तुम इसको देते आ रहे थे। आई डोंट नो, सेड टॉम स्टिल लाफिंग। टॉम जो अभी तक हंसे ही चला जा रहा था, हंसते हंसते बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, द स्पून एंड अ सॉसर, शी गेस द ट्रुथ। आंट पॉली ने देखा कि वो जो बॉटल थी दवाई की, उसका चम्मच और उसकी जो सॉसर थी, जो तश्तरी टाइप की होती है, वो सब जो चीज़ें उन्होंने देखी, उनको देख के उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया आंट पॉली ने कि सच्चाई क्या है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। अब टॉम को लगा कि उसकी आंटी तो गुस्सा हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। टू इज सरप्राइज शी वॉज ओनली थाटफुल। लेकिन वो सरप्राइज हो गया बिल्कुल, मतलब उसके लिए ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जो है वो एक सोचते हुए बोली कि इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, ये दवाई बिल्लियों की तो नहीं है। उन्होंने कहा, शी सेड, परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़। और शायद ये लड़कों के लिए भी कोई अच्छी दवाई नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, तुमको ये और लेने की ज़रूरत नहीं है टॉम, आंटी ने टॉम से कहा। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, ही बिगेन टू फील बेटर। और ये क्या था, ये टॉम के लिए एक अच्छी खबर थी और यहाँ से उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हो गई और वो अच्छा महसूस करने लगा। तो उसकी आंटी ने क्यों कहा था कि परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, तो उन्होंने ये देखा कि जब वो बिल्ली को थोड़ी सी दवाई पिला दी और बिल्ली की ये हालत हो गई है, तो फिर ये बच्चा या लड़का ये कैसे, उसको टेस्ट उसको पसंद आ रहा होगा, कैसे पसंद कर रहा होगा। तो लास्ट में उनको ये समझ में आया कि इस तरह के इलाज से नहीं, और दवा के लिए उन्होंने मना कर दिया। और वो, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो तबीयत ख़राब टॉम की हुई, अक्सर ऐसा होता है कि बिना तबीयत ख़राब हुए भी हम लोगों का मन ख़राब होता है। हम लोग कभी ऐसा लगता है कि हम लोग किसी से बात ना करें, अकेले रहें। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी तबीयत ख़राब हुई है और जिसके लिए हमें कोई दवाई खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हम कुछ रेस्ट करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। तो ऐसे ही टॉम के साथ हुआ, जिसके लिए उसकी आंटी ने समझा कि इसको कुछ, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसके लिए उसका इलाज करना चाहिए, दवाई देना चाहिए। और उन्होंने वो सारे जो इलाज ट्राई किए, उनसे टॉम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि और उसकी तबीयत बिगड़ी। और फिर बाद में जो दवाई उसको दी वो तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। लास्ट में ये बात उसकी आंटी को समझ में आई और उन्होंने फिर उसको दवाई लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब ये जो ग्लॉसरी है, जो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को और साथ साथ लेसन में और कोई भी जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगें, उनको आपको समझना है, उनके मीनिंग समझना है, उनको प्रिपेयर करना है। और सबसे अच्छी तरह से मीनिंग समझने का तरीका ये है कि इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ करें, और नॉट ओनली वंस, यू मस्ट यूज़ दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट सेंटेंसेस। जब आप इनको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है उस वर्ड की मीनिंग का, वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा।
और आपकी वोकेबलरी वर्ड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो आपकी इंग्लिश को काफ़ी अच्छी इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पर ये ग्लॉसरी वर्ड पावर है। फिर आगे की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको कुछ पहले आपको ट्राई करना है, फिर जहाँ पर आप नहीं कर पाओगे तो फिर उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लास्ट में ये वर्कशीट भी है, ये वर्कशीट आप लोग ट्रायल के लिए अपना इसको एज अ टेस्ट इसको कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू go through the lesson carefully and learn the vocabulary, hard words, their meanings, and use them in your own sentences again and again, and try and take out the solution of these exercises. फिर आगे आपको जो और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अगर नहीं आएगा तो फिर उसमें ये क्लियर करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।